हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपनी अकाउंट्स की कैटेगरी का है। सर नाम है जिसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और इसमें कौन कौन से प्रोसीजर सर हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग समझिए। एक्चुअल में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। आपने अपनी क्लास में देखा होगा बहुत सी दफा कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो पढ़ने में भी इंटेलिजेंट होते हैं और जिनका रिजल्ट भी कंटिन्यू ज़बरदस्त आता है। एक कैटेगरी तो वो होती है। लेकिन बच्चों कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं लेकिन जिनका रिजल्ट कंटिन्यूसली अच्छा नहीं आता है। कभी अच्छा आता है, कभी खराब आता है, कभी कैसा आता है। वाई? द रीज़न इज़ द कंसिस्टेंसी। बिल्कुल यही काम देखिए कंपनी के केसेस में भी होता है। ये ध्यान रखिए, जब आप एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं और कंपनी के अंदर हमें पता है क्योंकि जो प्रमोटर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो अपना बिजनेस रन करते हैं, तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि इस तरह की कंपनीज, जो कंपनीज तो बहुत अच्छी हैं, जिनका बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाती हैं, किसी न किसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, यानी किसी तरह के मैनिपुलेशन में वो लोग फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं नौबत ये आ जाती है कि कंपनी को आगे कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सर। और ऐसी कंडीशन जब कंपनी को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो ध्यान रखें, दो ही ऑप्शन आपके पास हैं। या तो आप कंपनी को बंद कर दीजिए। अगर आप कंपनी को बंद कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी को वाइंड अप कर देना, कंपनी को बंद कर देना। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी का केस ऐसा है जहां पे कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने शायद कभी नाम सुना होगा सत्यम कंप्यूटर्स का। ठीक है सर, सत्यम कंप्यूटर्स में इस तरह का एक स्कैंडल हुआ था जिसमें उनकी कंपनी थी मेटाज इंफ्रा। अगर आप सत्यम की स्पेलिंग को रिवर्स कर देंगे तो मेटाज बन जाता है वो। तो मेटाज इंफ्रा एक कंपनी थी और सत्यम लिमिटेड से पैसा निकाल के मेटाज इंफ्रा में डाला गया बहुत सारा, और सत्यम के अंदर कैश एट बैंक दिखाया गया लेकिन वो कभी था ही नहीं। तो करोड़ों रुपए का घपला उसके अंदर हुआ। अल्टीमेटली जब सबको पता चला तो कहीं ना कहीं वो यही केस बन गया आपका। दो ही रास्ते थे। जो मेंबर्स थे यानी कि जो शेयर होल्डर थे उनके पास, या तो कंपनी को बंद कर दिया जाए या फिर कंपनी को एक चांस दोबारा दिया जाए, प्रोवाइडेड अगर कंपनी के मेंबर्स को और कंपनी की लायबिलिटी साइड को ऐसा लगता है कि हाँ यार कंपनी तो बहुत अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनी को चलाने वाले बेईमान थे इसलिए कंपनी नहीं चल पाई। तो सर यहाँ वही केस है कि जैसे क्लास में बच्चा होता है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, दिमाग शार्प चलता है, आप देखना बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है। तो ये भी बिल्कुल वही केस है। यहाँ पर आप समझिएगा कि जो कंपनी है, कंपनी के पास आपके पास जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। सत्यम का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा था। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने कभी नाम सुना होगा टैली का। तो जो टैली का नाम आपने सुना तो वो टैली को बनाने वाले कौन थे? सत्यम ही तो थे, उन्होंने तो बनाया था टैली। तो इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया। तो जो मेंबर्स थे और जो लायबिलिटीज साइड थी सत्यम की, उनको लगा कि हाँ यार बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा है। कंपनी को देखो, आप समझिए कोई कंपनी को अगर आप बंद कर देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। बंद कर देंगे तो एसेट्स वगैरह बेचेंगे, एसेट्स तो इतने होते भी नहीं है, तो उसको बेच के आपको क्या मिलेगा। तो क्यों ना हम कंपनी को एक दूसरा चांस दें ताकि वो और अच्छा बिजनेस कर सके और अब की बार बढ़िया पैसा कमा के वो कहीं ना कहीं अपने मेंबर्स को वापस उनका जो रिटर्न है वो कर सके। तो यहाँ पर आप समझिए हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या लेते हैं। तो बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है व्हेन देयर विल बी अदर चांस विल बी गिवन टू कंपनी। बिल्कुल, जब कंपनी को आप एक और चांस देते हैं, एक और मौका देते हैं कि नहीं यार कंपनी अच्छी है और अगर इसमें अच्छे से काम किया जाए तो ये कंपनी फिर से पैसा कमा सकती है। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? उस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि आप लोग टी फॉर्मेट बैलेंस शीट से ज़्यादा यूज टू हो इसलिए मैं टी फॉर्मेट बना रहा हूँ। अदरवाइज आपको पता है कंपनी के केस में बेटा बैलेंस शीट जो होती है वो टी फॉर्मेट नहीं होता है, वो आपका वर्टिकल फॉर्मेट होता है। पर आपके समझने के लिए चलिए मैं एक टी फॉर्मेट बैलेंस शीट बनाता हूँ। ठीक है, चलिए और फिर इस टी फॉर्मेट बैलेंस शीट के अंदर हम लोग कुछ डेटा भी डालते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए तो डेटा भी मैं डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी में। ठीक है बच्चों, अमाउंट रुपीज 10 लाख। एक है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट रुपीज 6 लाख।
फिर उसके बाद सर एक है हमारे पास डिवेंचर्स कर लेते हैं, ठीक है। चलिए डिवेंचर है से ₹5 लाख और एक हम क्रेडिटर ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटा आपके क्रेडिटर, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 लाख। तो अब आप देखिए लायबिलिटी साइड का टोटल कितना हो गया, इट्स 10, 16, 25, तो 25 लाख। छोटी सी कंपनी हमारे है ना, एक प्राइवेट लिमिटेड का हम लोग कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये तो हो गया लायबिलिटी साइड। अब आप आ जाओ एसेट्स में। एसेट्स में उन्होंने सबसे ऊपर दिखा रखा है गुडविल, वेरी गुड, गुडविल दिखा रखा है सर, कितना अमाउंट ₹4 लाख। फिर एक दिखा रखे हैं आपके से डेटर 5 लाख और एक आपका दिखा रखा है स्टॉक 6 लाख। देन एक आपका दिखा रखा है इन्होंने कैश अमाउंट ₹3 लाख, ठीक है। और एक आपका दिखा रखा है बेटा इन्होंने P&L दिखा रखा है, कितने का अमाउंट ₹11 लाख, है ना। लेट मी चेक द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, इट हैज़ बीन एक्सीड। तो हम एक काम करते हैं, जो बैलेंस बचता है वो लेते हैं, 9 9 18 7 लाख का कर लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए सर 7 लाख का P&L, ठीक है। तो बच्चों ये आपके सामने एक बैलेंस शीट है। अब आपको कहा जाता है कि सर आप इस बैलेंस शीट का एनालिसिस कीजिए। तो देखिए इसकी सूरत आपको किस तरीके की नज़र आ रही है। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो इसमें आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, क्रेडिटर, ये तो लायबिलिटी साइड का पार्ट है। एसेट्स में आपका गुडविल है, डेटर है, स्टॉक है, कैश है और P&L, ये सब है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बोलो भाई इस कंपनी की बैलेंस शीट पे आपको कमेंट करना है कि भाई कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, क्या आप इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। चलिए सर देखिए, तो आप बोलोगे सर, बोले सर जैसे चांद में दाग है वैसे इस बैलेंस शीट में भी तो दाग लगा हुआ है। अच्छा कौन सा दाग है सर, देखिए एक तो ये और एक आपका ये नजर आ रहा है आपको, देखिए एक गुडविल और एक P&L। सर एसेट साइड में दो चीजें तो ऐसी हैं कि जिनको अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा ना तो कुछ भी मेरे को नहीं मिलने वाला है। मिलेगा क्या बेटा, एक बात बताओ, एसेट्स में P&L दिखा रखा है, इसका मतलब लॉस है, बराबर है। और आपने गुडविल भी दिखा रखी है, कितने महान हो आप। अरे सर गुडविल का वैल्यूएशन पता है हम लोगों ने कैसे किया था 12th क्लास में, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट के बेस पे तो गुडविल का वैल्यूएशन होता है। और यहाँ तो आप लॉस जनरेट करने के बावजूद आप अपना गुडविल दिखा रहे हो, तो कोई बंदा कैसे यहाँ पे आपका इन्वेस्ट करेगा। तो अभी हमें देखिए करना क्या है यहाँ पे, समझिएगा। ये बैलेंस शीट के अंदर आप देखो वैसे एसेट साइड का टोटल 25 लाख है बेटा, लेकिन 25 लाख में से 7 लाख और 4 लाख 11 लाख का एसेट्स ऐसा है जिसकी कोई भी रिकवरी अमाउंट हमको नहीं मिलने वाली है। सर कोई पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब हम करें क्या, देखो बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता क्या, आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ये बैलेंस शीट का कचरा साफ करना है, ठीक है। बिल्कुल एक साफ सुथरी बैलेंस शीट आपको बना के देनी है, ठीक है। अब एक चीज आप समझिए, ये तो बैलेंस शीट का लॉस है, P&L और गुडविल। तो जब भी आपको एसेट्स राइट ऑफ करने हैं तो एसेट्स राइट ऑफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। अब किस तरीके से प्रोसीजर चलता है ये मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखिए अब मेरा टारगेट क्या है समझना बेटा, मेरा टारगेट ये है कि मैं इस बैलेंस शीट को साफ सुथरा बनाऊं, साफ सफाई अपना नारा, सहयोग आपका प्रयत्न हमारा। जी हाँ सर। तो टोटल आप देखिए 4 लाख एंड 7 लाख, टोटल 11 लाख का आइटम ऐसा है सर जो मेरे को यहाँ से वाइप आउट करना है, जिसको मेरे को यहाँ से बाहर निकालना है। सर इसको बाहर आप कैसे निकालोगे, चलिए सर वही तो सीखना है ना इस प्रोसेस के अंदर। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि हमारा खिलाड़ी मजबूत है, हमारा प्लेयर बहुत स्ट्रांग है, इस प्लेयर को अगर एक मौका और दिया जाए तो ये बहुत अच्छा काम हमको करके दे सकता है। चलिए तो हम इसको एक मौका और देने जा रहे हैं। तो बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस आप समझिए, क्योंकि आपको क्या करना है बेटा, आपको है ना लॉसेस को राइट ऑफ करना है। अब लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए क्या चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो सर लॉस को राइट ऑफ करने के लिए व्हाट वी नीड, सर वी नीड प्रॉफिट्स। यस एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको लॉसेस राइट ऑफ करने हैं तो आपको प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट कहाँ से आएंगे, देखिए मैं बताता हूँ। किसी जमाने में आपने 12th क्लास पढ़ी, वहां आपने रिवैल्यूएशन पढ़ा, आपको पता है प्रॉफिट कैसे आता है रिवैल्यूएशन के अंदर। देखिए मैं आपको बताता हूँ बेटा, प्रॉफिट आता है रिवैल्यूएशन के अंदर या तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। तो या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए
या लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाए। अब एक बात समझो, देखो बेटा, एसेट्स कितनी है, डेटर, स्टॉक और कैश, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ाना तो मुश्किल है ना। हाँ, यहाँ अगर कोई फिक्स एसेट्स होती है उसका हम रिवैल्यूएशन करते हैं, कोई लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह का तो हो जाता, लेकिन डेटर और स्टॉक की वैल्यू बढ़ाना तो पॉसिबल नहीं। तो एसेट्स का वैल्यूएशन बढ़ाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कोई टेंजिबल फिक्स एसेट्स है तो हो सकता है मार्केट प्राइस बढ़ जाए, तो वो बात अलग है। तो अब आपके पास रास्ता बचा कौन सा प्रॉफिट का? सर आपके पास जो प्रॉफिट का रास्ता बचा, इनको मनाओ, किनको मनाओ? सर लायबिलिटीज वालों को मनाओ। अगर लायबिलिटीज वाले मान गए और उन्होंने अपनी लायबिलिटीज कम कर दी तो अल्टीमेट क्या होगा, आपके लिए प्रॉफिट क्रिएट होगा, और उस प्रॉफिट से हम क्या करेंगे सर, लॉस को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अब समझिए, आपको करना क्या है सर, या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी क्वेश्चन में, या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करके मिलेगी। आपको इससे जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपको एक स्पेसिफिक अकाउंट में डिपॉजिट करना है। उस अकाउंट को क्या बोलते हैं सर? उस अकाउंट को सर हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। जी हाँ, क्या बोलते हैं उस अकाउंट को? कैपिटल रिडक्शन बोलते हैं सर। और उस अकाउंट में मैं क्या डिपॉजिट करने वाला हूं सर? मैं इस अकाउंट में प्रॉफिट डिपॉजिट करने वाला हूं। अच्छा सर, प्रॉफिट कहां से आएगा? सर प्रॉफिट आएगा या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ा के या लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज करके। तो प्रॉफिट आपके पास आया, आपने वो यहाँ डिपॉजिट किया, और उसके बाद आपको उस प्रॉफिट को कहाँ यूज करना है? उस प्रॉफिट को आपको यूज करना है बच्चों लॉस को राइट ऑफ करने में। जी हाँ, आपको अपने लॉसेस राइट ऑफ करने हैं। देखिए बैलेंस शीट में कौन कौन से थे आपके जो लॉसेस आप राइट ऑफ करने चाहिए आपको। तो देखिए आपको जो राइट ऑफ करना चाहिए, एक तो P&L और एक आपका गुडविल, आप इनको राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, और करने भी पड़ेंगे सर हमको। तो चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो कुल मिला के नेट अब मैं कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए मैंने तो वैसे आपको पूरा लॉजिक बताया, एक्सप्लेन समझाया। अदरवाइज क्वेश्चन में सब कुछ आपको बना बनाया पका पकाया रेडीमेड मिलेगा, जिसमें आपको जो जो पॉइंट मिलेंगे बस वो पॉइंट सॉल्व करते हुए जो भी प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ डिपॉजिट करेंगे, और इस प्रॉफिट का यूज कहाँ करेंगे सर? लॉसेस को राइट ऑफ करने में करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम एक छोटा सा इमेजिनरी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और उससे पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बोलता हूँ। अच्छा, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू हम 10 मान लेते हैं बेटा, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इक्विटी शेयर होल्डर ready to reduce face value of ₹3, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर रेडी टू रिड्यूस देयर फेस वैल्यू टू ₹3, यानी कि इक्विटी शेयर ने क्या बोला कि सर ठीक है, हमारी फेस वैल्यू 10 रुपये ना, आप कम करके कितनी कर दो, 3 रुपये कर दो। बेटा इसकी पहले मैं आपको एंट्री बताता हूँ, आप एंट्री समझिए। इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री बनती है बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी ओल्ड डिनोमिनेशन होगा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड डिनोमिनेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू डिनोमिनेशन, यानी कि जो नई फेस वैल्यू है। अब देखो आपको प्रॉफिट तो होगा इसी, क्योंकि 10 रुपए के शेयर आपने कितना कर दिया, 3 रुपए कर दिया। तो जो प्रॉफिट आपको होगा उस प्रॉफिट को आप डिपॉजिट कहाँ करेंगे सर? उस प्रॉफिट को हम डिपॉजिट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अकाउंट का नाम बताया था सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट की एंट्री, क्या एंट्री की सर हमने? इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड डिनोमिनेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू डिनोमिनेशन और टू कैपिटल रिडक्शन। चलिए अब हम इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल कितनी की थी, 10 लाख की, और अगर मैं 10 रुपीज इसका फेस वैल्यू मान के चल रहा हूँ, दैट मीन्स 1 लाख शेयर है। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले एंट्री की बात करेंगे। देखिए एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज कितने का था, 10 रुपए का था ना सर। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल नई फेस वैल्यू आपने बोली है 3, ठीक है, और टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है सर। तो पहले तो आप एंट्री समझो, एंट्री कैसे करते हैं मैं दोबारा बताऊं। इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड डिनोमिनेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू, ठीक है, और जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा सर कैपिटल रिडक्शन में। चलिए अब इसमें अमाउंट फिल करते हैं बेटा, समझिएगा। आपकी पुरानी कैपिटल कितनी थी सर? सर हमारे पास 1 लाख शेयर थे 10 वाले, हमारी कैपिटल कितनी थी? 10 लाख थी ना। लेकिन अब उस 1 लाख शेयर की वैल्यू आपने कितनी कर दी? 3 रुपीज, यानी कि बेटा अब उनकी वैल्यू कितनी रह गई? सिर्फ
सर 3 लाख रुपीज़ रह गई, यानी कि आप देखिए 10 लाख का कैपिटल अगर 3 लाख का रह गया तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितने का है सर? अल्टीमेटली प्रॉफिट आया हमको अमाउंट रुपीज़ 7 लाख का। ठीक है, तो मैं दोबारा बता दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओल्ड डिनोमिनेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू डिनोमिनेशन और टू कैपिटल रिडक्शन। चलिए फिर ऐसा ही मिलता जुलता अगला पॉइंट हम और बनाते हैं प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 मान लेते हैं हम। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर ने क्या बोला कि प्रेफरेंस शेयर रेडी टू रिड्यूस फेस वैल्यू बाय 6 रुपीज। ये पॉइंट अलग है, ध्यान रखना, बाय ₹6। सॉरी 6 का 100 का है तो हम इसको 60 कर लेते हैं बेटा। ठीक है, बाय ₹60। प्रेफरेंस शेयर ने कहा सर हमारी वैल्यू आप 60 रुपीज से कम कर दो, 100 रुपीज की फेस वैल्यू। अगर आप 60 से कम करेंगे तो बताया नई फेस वैल्यू कितनी बचेगी सर? नई फेस वैल्यू बचेगी 40 रुपीज, है ना। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर की नई वैल्यू कितनी है? 40 रुपीज है। पहले एंट्री करते हैं फिर अमाउंट ढूंढेंगे। तो एंट्री देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर ओल्ड कितने की थी? 100 की थी सर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹, नई वैल्यू कितनी है? 40। समझना बेटा लॉजिकली, है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ने बोला कि हम फेस वैल्यू को 60 रुपीज से कम कर देंगे, यानी कि नई वैल्यू 40 रुपीज। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹40 और टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है सर। चलिए, तो यहां अब आप लोग इसको समझिए कि आपका देखिए था कितने का ये कैपिटल? हमारा था सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख का। ठीक है, अच्छी बात है 6 लाख का। और अगर आप 100 का माने, इसका मतलब आपके पास 6000 शेयर थे 100 रुपीज के, 6000 शेयर थे 100 रुपीज के, 6 लाख। लेकिन अब वो 6000 शेयर कितने के रह गए? 40 के। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2,40,000। तो सर बेनिफिट कितना हुआ सर? हमें बेनिफिट हुआ 3.6 लाख का। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट हमने कर लिए। अब हम बढ़ते हैं और आगे। अब चलते हैं हम डिबेंचर होल्डर के पास। कितने के? 5 लाख के हैं। चलिए, इनसे भी कुछ सेक्रीफाइस कराया ना। अच्छा, ये जो पॉइंट मैं आपको बना के दे रहा हूँ ना बच्चों, ये सारे पॉइंट आपको क्वेश्चन में बने बनाए मिलेंगे। ठीक है, चलिए डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 मान लेते हैं। डिबेंचर होल्डर एग्री टू रिड्यूस फेस वैल्यू फ्रॉम ₹100 टू ₹70। ठीक है, सो डिबेंचर होल्डर एग्री टू रिड्यूस फेस वैल्यू फ्रॉम ₹100 टू 70। डिबेंचर होल्डर बेचारे बहुत सीधे, उन्होंने कहा ठीक है यार मान जाते हैं। उन्होंने कहा हमारी फेस वैल्यू 100 कर दो आप 70। चलो साहब बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छा डिबेंचर है। कितने का डिबेंचर होल्डर? 5 लाख का था। अच्छा 100 रुपीज का एक में मानूं तो इसका मतलब 5000 डिबेंचर थे और एक 100 रुपीज का। तो देखो बच्चों एंट्री क्या बनेगी सर? हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है, डिबेंचर ऑफ ₹100। तो पुराना तो 100 का था ना बेटा, तो डिबेंचर ऑफ ₹100 अकाउंट डेबिट। ये डेबिट सामने लिखूं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए लिखता हूं। सो डिबेंचर ऑफ ₹100 अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑफ ₹, नया वाला कितना है? 70 का, ₹70 टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो बच्चों समझिए आपका डिबेंचर कितने का था सर? हमारे पास डिबेंचर्स थे 5 लाख के थे। अच्छा 100 रुपीज फेस वैल्यू मान ले तो 5000 डिबेंचर थे 100 वाले, है ना। तो हमारे पास 5000 डिबेंचर थे सर 100 रुपीज के हिसाब से। ये तो कितना हो गया? चलो मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर लूँ। जीवन में क्या है ना सर, रंग बहुत अलग अलग होने बड़ा जरूरी, वरना लाइफ बोर हो जाती है। 5 लाख अभी कितने के हो गए? 70 का कर दिया तो आपने कितने आ जाएंगे पता है? ये आ जाएगा सर आपका 3.5 लाख। और बच्चों बेनिफिट कितना हुआ सर? बेनिफिट हुआ 1.5 लाख का। अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी इन सारे पॉइंट्स के अंदर, इन सारे पॉइंट्स में क्योंकि आपको बेनिफिट हो रहा है इसलिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है सर। बिल्कुल P&L की तरह। आपको पता हो तो बच्चों, अगर आपको प्रॉफिट होता तो P&L को हम क्रेडिट करते थे
और अगर लॉस होता था तो P&L को डेबिट कर देते। तो वही केस चल रहा है। चलिए बस क्रेडिटर को थोड़ा सा और परेशान कर दें। अब क्रेडिटर की फेस वैल्यू तो होती नहीं है, चलो तो क्रेडिटर का अलग पॉइंट बनाएंगे। कितने के क्रेडिटर? 4 लाख के। तो क्रेडिटर के साथ हमने क्या सेटलमेंट किया समझो, क्रेडिटर बस और रेडी टू फोरगॉन मतलब भूल जाना, रेडी टू फोरगॉन बाय 20%। क्रेडिटर ने कहा ठीक है यार, हमें भी जो पैसा लेना है हम 20% से छोड़ देते हैं। देखो कितना पैसा लेना है सर, आपको पैसा लेना था 4 लाख, 20% यानी कितना, 80,000 छोड़ दिया। अब सर क्रेडिटर की फेस वैल्यू तो होती नहीं है, तो बच्चों ध्यान रखना क्रेडिटर के केस में डायरेक्ट सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री करेंगे अपन, है ना। तो जैसे आप समझो, आपको पता है, अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं कि जब आप 12th में रीवैल्यूएशन पढ़ते हो और मैं अगर बोलूं आपको बेसिकली वहां पे कि भाई आपका जो क्रेडिटर है उसकी वैल्यू कम होगी, तो आप एंट्री करोगे क्रेडिटर टू रीवैल्यूएशन। याद आ रहा है, रीवैल्यूएशन लिखते हैं बाय क्रेडिटर। यहाँ क्या एंट्री करेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे सर हम लोग क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ रीवैल्यूएशन नहीं बेटा, यहाँ तो प्रॉफिट किस में जाना है सर, यहाँ प्रॉफिट जाना है कैपिटल रिडक्शन में। कितना प्रॉफिट जाना है सर, प्रॉफिट जाना है 80,000 रुपीज। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अमाउंट रुपीज 80,000 रुपीज। चलो ये भी हो गया हमारा। अब क्या करें सर, अब हम बढ़ते हैं और आगे। हाँ सर बढ़ो, बिल्कुल बढ़ो। अब देखिए, ये तो मैंने क्या करा आपको बेटा, प्रॉफिट वाले सारे के सारे पॉइंट करा दिए और आपने क्या करा सर, आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर पूरे पैसे जमा भी कर लिए। चलिए सब बहुत अच्छा है कि आपने पैसे जमा कर लिए। अब देखिए हमें सर उस पैसे का यूज कहाँ करना था सर, हमें तो गुडविल को राइट ऑफ करना था और P&L को राइट ऑफ करना था। तो कर दें इनको राइट ऑफ। तो आप समझो, जब आपको बेनिफिट हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपने रिडक्शन को क्या करा, क्रेडिट करा ना सर। और जब आप रिडक्शन को यूज करोगे, है ना, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, तो एंट्री क्या होगी सर, हमारी एंट्री होने वाली है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। क्या क्या उड़ाना था सर, एक तो गुडविल, तो 2 गुडविल, और एक क्या उड़ाना था सर P&L, तो 2 P&L। गुडविल था 4 लाख का, P&L था 7 लाख का। टोटल अमाउंट कितना आ गया सर, 11 लाख रुपीस आ गया। ये हमने क्या करा, दोनों लॉसेस को राइट ऑफ कर दिया। अब बस आप चेक कर लो कि क्या रिडक्शन में बैलेंस बचा क्या बेटा। चलिए चेक करते हैं सर हम लोग। तो बच्चों रिडक्शन के देखो, मैंने यही प्रोसेस आपको बताया था ना, समझो कि हम पहले तो ये काम करके प्रॉफिट इकट्ठा करेंगे, जब प्रॉफिट होगा तो उसको रिडक्शन में ले जाएंगे और फिर उसके बाद उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, लॉस को राइट ऑफ करने के काम में लेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए रिडक्शन में कितना था, 7 लाख क्रेडिट, आप जोड़ते जाओ कैलकुलेटर पे, 7 लाख क्रेडिट और 3.6, तो 10.6 क्रेडिट, 10.6। अब 10.6 और 1.5 कितना होता है, ऐड करो 10.6। चलिए मैं भी ऐड कर लूँगा, चलिए मैं भी ऐड कर लेता हूँ 10.6 और 1.5, है ना। 10.6 12.1 आ जाएगा, 12.1 और फिर 80,000 इससे क्रेडिटर से मिले। हाँ सर, तो यार है मेरे पास 12,90,000 आ रहा है। ठीक है, अब 1290 का तो क्रेडिट है ना, 1290 का क्रेडिट। डेबिट कितने का है सर डेबिट है आपके पास 11 लाख का। तो बैलेंस बच रहा है सर, कितना बैलेंस बच रहा है, 1,90,000 रुपीज का बैलेंस बच रहा है। देखिए बच्चों, सर ये बैलेंस कैसे बच गया सर, बैलेंस ऐसे बच गया, मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि जब इस तरह की पूरी एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम होती है ना, तो एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है। वो बंदा जो बेसिकली सीए हो सकता है आपके पास या एक दूसरा एक्सपर्ट हो सकता है। तो बंदा क्या पूरा अरेंजमेंट करके रखता है और वो है ना पहले लायबिलिटी वालों से थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा सेक्रीफाइस कराएगा, क्योंकि कल को फिर से आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई तो फिर आप उनको बोलोगे कि लायबिलिटी वालों को आओ मीटिंग करते हैं, फिर से कैपिटल रिडक्शन करना है। भाई बहुत मार पड़ेगी अगर ऐसा करने वाले हो तो, है ना। तो उसको पता है कि भैया जो भी करना है एक ही बार में लायबिलिटीज कम कर लो, बार बार लायबिलिटीज कम नहीं करनी चाहिए। तो एक ही बार में करवा लेता है। हाँ पैसा ज़्यादा आ गया कोई बात नहीं, संभाल के रखो, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाएगी, कोई खर्चा आ जाएगा तो वहाँ हम काम में ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा बैलेंस बच रहा है 1,90,000 का, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो उसकी एंट्री होगी सर आपके पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जी हाँ,
रिडक्शन में जितना बैलेंस बचा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सर आपका कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चों, चलिए ये आज की क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, कि किस तरीके से प्रोसीजर होता है। तो फटाफट मैं आपको बता दूं प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी का हालत बहुत खराब है, कंपनी को बहुत सारे लॉसेज हैं, इस तरह के एसेट्स हैं जिनसे रिकवरी तो होने वाली है नहीं। तो अब क्या करें, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कंपनी को बंद कर दो और या फिर आप कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दो। अगर कंपनी खराब है, बिजनेस भी बेकार है, कुछ अच्छा नहीं, तो कंपनी को बंद करना बेटर है। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं जो लायबिलिटीज हेड है उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर हम कंपनी को एक मौका और दें तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करके फिर से प्रॉफिट कमा सकती है, तो वो लोग कंपनी को दोबारा एक चांस देते हैं। किस चीज के लिए सर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए वो लोग एक चांस देते हैं। और उसके लिए हम लायबिलिटी सेट को कम करते हैं, वहां से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो लॉसेज हैं उन लॉसेज को राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। तो बच्चों आने वाली क्लासेस में हम इसके और जो अलग अलग हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल। बाय बाय।